इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओरते राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और किसान वाणी कार्यक्रम लेके आए भाइयों के लिए। और इस कार्यक्रम में भाइयों के साथ अब कई बार जो है ना ऐसी ही चर्चाएं करा है, जिस तरह की जो मौसम के अनुसार चल रहा है और भाई जिसकी बड़ी जरूरत हो रहा है। और ये मौसम चल रहा है खरीफ फसल का। और भाई अधिक खरीफ फसल उत्पादन के लिए भी क्या प्रबंध करना चाहिए, इस बात की जानकारी भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि खरीफ फसल यानी कि जो धान का सीजन चल रहा है, भाई सारे जाना है कि मौसम पूरे जोर पे चल रहा है, धान की रोपाई चल रही है। और भाई जब हम न देखा है कि भाई धान की रोपाई तो होगी, पर जो है ना इसमें जो है ना कितना फसल उत्पादन होने का अनुमान लगाना है। अगर भाई माड़ी मोटी कमी रह जाए तो हमने क्या करना पड़ेगा, ताकि जो है ना हमारी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई उससे हमें ज़्यादा अनाज मिला है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये सारी बातें कौन से मौसम की हैं, बारिश के मौसम में। क्योंकि ज़्यादातर जो है ना ये फसल जो है ना बारिश के मौसम में लगाई जा है। और भाई इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ा है। भाई इसके साथ साथ जो खाद है उसका एक तो कम या भाई फिर असंतुलित प्रयोग कर दे रहे हैं। रोग भी लगने की संभावना बनी रहा है, भाई कीट लग जाए या खरपतवार ज़्यादा हो जाए, इसका प्रकोप जो है ना ज़्यादा देखने को मिला है खेत में। तो खरीफ फसल की जो है ना औसत उपज बढ़ाने के लिए भाई बारिश के ऊपर काफ़ी जो है ना दारोमदार रहा है। एक बात और है, जिस तरह की जो फसल के अनुसार भूमि का हमने चुनाव करना है, भाई हमने कौन सी फसल कौन सी ज़मीन में लेनी है, कौन सी ज़मीन में बढ़िया रहेगी। और खेत की तैयारी किस तरह करनी है, भाई कौन सा हमने बढ़िया बीज लेना है और कौन सी वैकेग्राम प्रजाति के बीज उचित मात्रा में चाहिए। और समय के अनुसार हमने बुआई करनी पड़ेगी और समय के अनुसार भाई उसमें पानी भी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई जिस तरह के संतुलित या भाई समुचित जो खाद है उसका प्रयोग, खरपतवार और कीट नियंत्रण, फसल की जो है ना रोगों की पहचान करना भी कौन सा रोग आ गया और उसकी रोकथाम खातर क्या करना है वह, और भाई समय पर उसकी कटाई करना, यह सारी बातें अपना ध्यान रखनी है। क्योंकि भाई खरीफ फसल की अच्छी उपज लेने खातर गर्मियां में जिस तरह के खेत की आप गहरी जुताई करते हैं और खेत ना खाली छोड़ दें, यानी कि बाग है खाली छोड़ देंगे, इससे जिस तरह के जो कीट जो है ना या रोग कारक हैं या खरपतवार हैं वो सारे खत्म हो जाए। गर्मी का मौसम हुआ है भाई, और भूमि में जिस तरह के देखे हैं जो माटी है हम खेत ना बावेंगे उसमें जो है ना सारी के सारी में हवा जो है ना वो उसका संचार बढ़िया बना रहेगा। और खेत की तैयारी करते टाइम जो है ना उसके बाद बुआई के लिए जो है ना उन्नतशील जो बीज लेना हमने इसका चुनाव भी करना पड़ेगा। और उन्नत बीज जो है ना भाई आधुनिक कृषि का ही आधार है। उन्नत बीज जो है ना भाई अपना एक तो बढ़िया जो है ना इस बात का जरूर ध्यान रखना है किसान भैया ना कि जो विश्वसनीय संस्था है या भाई राज्य बीज निगम है या कोई कृषि विश्वविद्यालय है या सरकारी है या सहकारी संस्था है उससे खरीदना चाहिए। यूँ नहीं कि भाई किसी दुकान पर जाकर कह दे दे भाई कल जाकर वो भी दें उसने और फिर वो जमा ही नहीं, पैदा ही नहीं हो, अच्छी पैदावार ना निकले। तो भाई बढ़िया बीज भी अपना चुनाव करके लेना है, बढ़िया दुकान से लेना है। और फसल के जो है ना समय पे बुआई करनी चाहिए, और देर से बुआई करेंगे तो भाई फसल में कई डाल के जो रोग हैं या कीट है खरपतवार हैं भाई इनका नियंत्रण जो है ना काबू में नहीं रहने का, इसमें बीमारी आने की संभावना बढ़ जाए। और खरपतवारों का भाई जो नियंत्रण है अपना पूरा करना भी है उसका नियंत्रण।
और इसके साथ साथ क्योंकि जो अगर जो खेत में खरपतवार ज़्यादा हो गई, कई तरह जिस तरह के जो भाई धान की जो फसल है उसमें ज़्यादातर खरपतवार ओझा है, उनका अपना ध्यान रखना है। फसलों में जो खाद है, और खाद किस तरह देनी चाहिए भाई, आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। इससे यो पता लग जाएगा कि आपके खेत में कौन से तत्व की कमी है। और भाई बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिस तरह के जो गंधक है या जिंक है, लोह तत्व है, इनका जो है ना उपयोग काफ़ी जरूरी रहा है। और फसलों के गिल्ला भाई जिस तरह के मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं और उनका इतना अवशोषण बढ़ जाए है, इतनी मात्रा अधिक हो जाए उनकी, कि अकेला जो साधन है, चाहे कितने उर्वरक है, चाहे गोबर की खाद है, चाहे जैविक उर्वरक है, उसकी पूर्ति कह नहीं कर सकता। पर भाई मिट्टी में जो पोषक तत्व है, इनके अवशोषण को देखते हुए भाई भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने खातर, पर्याप्त मात्रा में भाई उपज लेने खातर पोषक तत्वों का जो कई डाल के साधन है उनका प्रयोग हमने करना चाहिए। फसलों के उत्पादन में भाई उर्वरक का एक महंगा आदान होने के कारण इसके प्रयोग की विधि या समय और मात्रा का भी अपने विशेष ध्यान रखना है। और खरीफ फसल में जिस तरह के जो कीट है, रोग है, खरपतवार है, इनका प्रकोप अधिक देखा है, तो फसलों को रोग और कीटों से बचाने खातर भाई उनकी सही समय पर पहचान करनी है, उनकी रोकथाम भी अपना करनी है। और इसकी रोकथाम के लिए भाई उचित जो रसायन है सही मात्रा लेकर उनका प्रयोग करना है, सही ढंग से करना है। बीज का उपचार का जो है ना अपने विशेष ध्यान रखना है जब भी खेत में बोने हैं वो। और भाई खरपतवार की रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई के गिल्ला ही जो है ना अच्छा रहा है, अगर करी जाए तो समय समय पर। भाई कई बार देखा है मजदूरों की समस्या हो तो भाई जो खरपतवार नाशक दवाई है उसका प्रयोग कर दें तो बढ़िया रहेगा। चलो, फसलों की बुआई का समय भी देखना है। खरपतवार का प्रकोप भाई कई बार जो है ना ज़्यादा हो जाए, मानसून की वर्षा से पहले जिस तरह की बुआई करने के जो खरपतवार का प्रकोप है भाई देखने में आवा है कि वो कम होगा। फिर फसलों की कटाई के समय का जो उपज है काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर भी, क्योंकि सही समय पर पकी अवस्था में फसल की कटाई आपने करनी है। कई बार देखे किसान भाई जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना लेट तक जो है ना अपने धान रुपाई करते रहे, तो उसके भाई पैदावार पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन खरपतवार नियंत्रण है या कीट आ जाए उसमें बीमारी आ जाए इसका खतरा थोड़ा सा बढ़ जाए। तो भाई आपने जो बातें बताई गई हैं आपने इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भाई इन बातों का ध्यान रख के तो अपने जो उपज है अपने खेत की भाई वो बढ़ा सको हो और भाई अच्छी आमदनी कमा सको हो। तो भाई ये तो जानकारी दी हमने कि अधिक खरीफ फसल उत्पादन के लिए क्या प्रबंध करना है। और भाई देखो मौसम की जानकारी भी भाइयों को ना दें तो भाई कैसा लगेगा, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बदलता रहा है। कहीं जगह तो बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं जगह थोड़ी हो रही है, तो इसकी जानकारी भाइयों को दे रहे हैं। तो भाई पहले ले ले जानकारी मौसम की। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 55 और 35% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 2 घंटे 29 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 9 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। बादलवाई रहने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आने और रात्रि तापमान में बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, आप आवश्यकता अनुसार धान की रोपाई कर सकते हैं और अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई जिन्होंने धान की सीधी बिजाई कर रखी है और बिजाई किए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं, वे किसान भाई अपनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं या फिर हर्बिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव के लिए आप अल्मिक्स 8 ग्राम या 2,4-D एस्टर 500 मिलीलीटर या सनराइज 50 ग्राम, इन तीनों में से किसी एक हर्बिसाइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर नम भूमि में छिड़काव करें।
ध्यान रखें, छिड़काव के लिए आप फ्लैट फाइल नोजल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। और भाइयों ये तो लिया अपना मौसम की जानकारी और कुछ अन्य जो है जानकारी भाई। और ईब जो है ना हम थोड़ी सी जानकारी भाइयों को बता दें कि जो कल का कार्यक्रम यानी कि भाई कल तो देखो शनि इतवार है और कार्यक्रम रहा थारी चिट्ठी मारेगी, पर भाई सोमवार को कार्यक्रम जो रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे चारे की कमी की समय पशु आहार कैसा होना चाहिए। और भाई नई फसल नई उमंग में बात करेंगे तिल की बिजाई में के सावधानी अपना रखनी है इस बारे में। और साथ में जानकारी साझा करेंगे भाइयों के साथ प्राकृतिक खेती नीम पेस्ट बनाने की विधि और भाई इसका उपयोग किस तरह करना है इसके बारे में जानकारी देंगे। और ईब जो है ना भाइयों का करावेंगे मनोरंजन इस लोकगीत के साथ।
बरसाई मेरी माँ के जाने गवार काली गट्टा मेरी चमक पिजाड़ी बरसाई मेरी माँ मूसलधार काली गट्टा मेरी चमक पिजाड़ी। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। और अब जो है ना भाई हम आज की नसीहत में बात करेंगे कि भी जो जैविक खाद अजोला है उसका क्या महत्व है, क्या फायदा है भाई। अजोला भाई एक जैविक खाद है और पानी में होने वाली खाद है यो, जिस तरह के बड़ी तेजी से बड़ा है पानी के में यू एक जलीय फरण है। और जैविक पद्धति तय भाई जो नाइट्रोजन है जिसने नाइट्रोजन कहते हैं, और नाइट्रोजन जो है ना देने वाला एक सस्ता बढ़िया साधन भी है ये। और नाइट्रोजन पौधे के विकास खातर भी आप जाना है कि कितना जरूरी है, क्योंकि पौधे के लिए एक बड़ा मुख्य पोषक तत्व है यो। और अजोला भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण की इसकी खास बात यह है कि जो पत्तियों में सहजीवी पद्धति पर निवास करने वाले एनाबीना नाम का जो नील हरित शैवाल है उसके कारण हुआ है भाई। जो सूरज के प्रकाश से भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन का योगीकरण करके और पौधे को जो है ना नाइट्रोजन देने का काम करा है। अजोला को भाई जो धान के खेत में आसानी से उगाया जा सका है और इसका उपयोग भाई हम खाद के रूप में भी कर सके हैं। धान की फसल में जो अजोला का प्रयोग करने से भाई वो जल्दी विघटित होकर यानी कि धान के पौधे को जो है नाइट्रोजन देना शुरू कर दे है, यानी कि भाई उसने वो दे है। और भूमि की जो उर्वरता शक्ति है भाई देखे हैं कि सारे की जो दिन प्रतिदिन भाई कमजोर होती जान लग रही है। भूमि की इस कमजोर शक्ति को देख के भाई न्यूज सोचे हैं कि भाई क्या कारण है इसका। इस तरह की खेती में जरूरतें ज़्यादा या भाई केवल रासायनिक जो खाद है उनका प्रयोग, फसलों के अवशेष जलाना, खेती में जैविक खाद का नाम मात्र का भाई उपयोग न करना, इस तरह जो है ना मिट्टी की जो कमज़ोर पड़ती जा रही है उपजाऊ शक्ति, उसको रोकने के लिए हमें जो है ना खेती में रासायनिक जो उर्वरक हैं खाद हैं उसकी जगह भी हमने जैविक खाद सम्मिलित करने चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। और अजोला भूमि की जो उर्वरता है लंबे समय तक बनाकर रखने में मदद कर सका है। अजोला के भाई प्रयोगता जो धान की उपज है इसको बढ़ने के साथ साथ वातावरण है उसको स्वच्छ बनाने में भी काफ़ी मदद इससे मिला है। और अजोला मवेशियाँ जिस तरह के कुक्कट है, भेड़ बकरियाँ हैं, इनके लिए सस्ता, सुपाच्य और भाई बढ़िया पौष्टिक आहार है। इसमें एक तो बढ़िया प्रोटीन हुआ और एक इसमें निमन लिग्रिन होने के कारण जो है ना पशु जिस तरह की गाय भैंस है इसको बड़ी आसानी से इसको पचा सका है। तो इसलिए भी जो हरियाणा में साल भर पशुओं के लिए जो है ना हरे चारे का एक बेहतर बढ़िया विकल्प हो सका है। यो पशुपालकों के लिए भाई जो अजोला है पशुपालन में आने वाली जो लागत है उसको कम करने में सहायक हो सका है आपके लिए। तो अजोला के भाई अगर हम इसका प्रयोग करेंगे काफ़ी फायदे हमें मिलेंगे। जिस डाल के जो रासायनिक उर्वरक है इनके प्रयोग में जो है ना बचत और जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण भी रहेगा। भूमि में जो है रासायनिक या भौतिक दशा है उसको भी सुधारने में काम करेगा। लंबे समय तक जो है ना भाई ये भूमि की जो ताकत है उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा। जैविक पदार्थ का कम समय में भाई अपघटन या भाई फसल जिस तरह के धान की उपज है इसके साथ साथ इसमें गुणवत्ता को भी बढ़ावेगा। यो मिट्टी के में जो जल धारण करने की ताकत है उसमें भी सुधार करेगा। धान में जो सिंचाई है उसमें जो वाष्पीकरण दर को कम करके खरपतवार को नियंत्रण करने में भी सहयोग करा है। अजोला में भाई प्रोटीन है, विटामिन, अमीनो एसिड या भाई और डाल के जो पोषक तत्व जिस तरह के फास्फोरस है, पोटास, जिंक, लोहा, मैग्नीज है काफ़ी मात्रा में इसमें मिला है। और भाई रासायनिक उर्वरकों की कार्य करने की जो ताकत है उनको सुधारेगा। अजोला जो है ना पशुओं, मछली, मुर्गी आदि के लिए भाई जो है ना प्रोटीन युक्त चारा है।
फसलों के उत्पादन के लिए जिस तरह की धान की उपज की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के साथ साथ भाई अच्छा वातावरण बनाने में भी मदद करा है। पोटास की उपलब्धता है, इसको बढ़ावा है। अजोला कई डाल के जो विटामिन है या हार्मोन है, इनका स्राव करा है और वे पौधे के विकास में काफ़ी लाभदायक है। अजोला का प्रयोग तो भाई जो धान में जो है ना 20 से लेकर 25% नत्रजन उर्वरक की बचत के साथ साथ भाई उपज भी बढ़ाई जा सका है। काफ़ी फायदेमंद है अजोला खाद भाई। अजोला का खेत में उत्पादन किस तरह करना आपने, अजोला का भाई कल्चर बढ़ाने के लिए समतल जो है ना आपने खेत जो समतल करना है पहले खेत को, और इसके लिए भाई जो 20 मीटर बाई 2 मीटर आकार की ऊंची डोड़ वाली क्यारी बनानी है। प्रत्येक क्यारी में भाई 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 35 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट छिड़कने के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर पानी आपने भरना है। फिर जो है ना 8-10 किलोग्राम प्रति क्यारी ताज़ा अजोला के स्टार्टर कल्चर को छिड़क देना है और प्रत्येक 4 दिन के अंतराल पर भाई सिंगल सुपर फास्फेट को 2 बार डालना है। कीट पतंगों से बचाने खातर 100 ग्राम फ्यूराडान जी का प्रति क्यारी आपने स्प्रे करना है। लगभग 15 दिन के बाद अजोला की अच्छी मोटी परत देखने पर इसको इकट्ठा कर लें और एक क्यारी तय औसतन 40-50 किलोग्राम अजोला आपने मिल जाएगा। और भाई फिर जो है ना आप अपने खेत में इसका प्रयोग कर सको, यानी कि हरी खाद के रूप में। इसके लिए भाई ताज़ा अजोला का लगभग जो है ना 4 टन प्रति एकड़ की दर तय उपयोग करना चाहिए और अजोला की जो उपलब्धता है उसके अनुसार इसकी मात्रा को घटा बढ़ा भी सका है। और इसके लिए भी जो अजोला को अलग खेत में उगाना पड़ा है तो रोपाई तय पहले खेत की क्यारी के समय जो है मिट्टी में इसको मिलाना है। खेत में 18 से 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट छिड़कना बड़ा जरूरी है। अजोला के उत्पादन में कुछ एक बातों का भी ध्यान रखना है आपने। अजोला की अच्छी पैदावार के लिए इकाई अजोला को तैयार करने का स्थान बड़ी होना चाहिए, संक्रमण जो है ना मुक्त होना चाहिए। अजोला की इकाई का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए भाई। जिस पानी में अजोला को तैयार किया जाना है उसका pH मान 5.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। अजोला को कीटों और संक्रमण से बचाने के लिए पानी को भाई प्रत्येक 8 से 10 दिन के अंतराल में एक बार अवश्य बदल देना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए भाई गर्मी में अजोला की इकाई को अत्यधिक तापमान और भाई सूरज का जो प्रकाश है उससे बचाने खातर इसका उपाय भी आपने करने हैं। तो भाई इस तरह जो है ना आपने जैविक खाद जो है ना अजोला को अपने खेत में देना है, क्योंकि भी जो खेत में चल रही है धान की बिजाई चल रही, रोपाई चल रही है आजकल, धान अच्छी फसल है उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये। तो ये तो बात करी हमने कि भी जो जैविक खाद अजोला है उसका क्या फ़ायदा है। और एक जानकारी और भाइयों को दे दें साथ साथ में, इस तरह के जो कृषि वानिकी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कई डाल की इसकी पद्धतियाँ भी है। कृषि वानिकी, कृषि और वानिकी देखा है कि ये 2 पद्धतियाँ हैं। कृषि वानिकी में भाई फसल जो है ना जिस तरह की जो खेती करा है, खेती के साथ साथ भाई पेड़ भी आपने उगा सको हो, आप पेड़ लगा सको हो। कृषि वानिकी में भाई जो केवल खाद्यान्न, चारा, ईंधन, फल, सब्जी, लकड़ी और कई डाल के जो वृक्ष है उनका उत्पादन भी बढ़ा सका है। कई बार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बेरोजगारों के अतिरिक्त भाई साधन भी उपलब्ध हो सका है। आज भी जो है ना गांव की जो जनता है ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भर कर दे रहा है कई बार। इसके साथ साथ कुछ और भी उद्योग धंधे हैं जिस तरह वो भी लकड़ी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जिस तरह के जो कागज के बात करें, कागज का जो कारखाना है, प्लाईवुड का है, माचिस बनाने का है और कई डाल के जो कारखाने जो लकड़ी के ऊपर आधारित हैं भाई उनकी मांग ज़्यादा रहा है। और भाई अंधाधुंध देखा है तो वनों की कटाई कर दे रहे हैं, तो इस करके जो हमारा वन क्षेत्र है वो भी कम होता जाने लग रहा है। तो इस करके भाई बढ़ती आबादी के साथ साथ उनका भरण पोषण करने खातर ज़मीन में जो खेती वाली फसल है उसको उगाने और दूसरे उद्योग धंधे जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, इनमें इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन छोटी होती जाने लग रही है। तो इस करके भाई पेड़ भी लगाओ और साथ साथ में फसलें भी उगाओ। तो कृषि वानिकी का उद्देश्य भी यही है कि एक तो भाई इसमें परिस्थिति के अनुसार अपना जो संतुलन बनाना है, भूमि की जो उत्पादकता है उसको बना के रखना है, भूमि क्षरण को रोकना है और भाई इससे अधोगतित होने तक जो बचाना है और ईंधन है, काष्ठ है, फल, चारा, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है और आवश्यकताओं की पूर्ति खातिर भी वनों पर पड़ने वाले भार को भी हमने कम करना है। कृषि वानिकी कुछ पद्धतियां भी है, जिस तरह कृषि वन पद्धति, इसका जिक्र करें तो भाई इस पद्धति में वृक्ष की पंक्तियों के बीच में कृषि फसल को उगाया जा सका है। इस पद्धति में जिस तरह के सिंचाई या जो असिंचित दोनों प्रकार के जो हमारे
क्षेत्र हैं उनको वह इस विधि को अपना सका है। इसमें कृषि उपज के साथ साथ ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, रेशा, चारा तो भी इससे भी प्राप्त हो सका है। वन चरागाह पद्धति भी है एक। इस पद्धति में क्या है कि जो पेड़ हैं पंक्तियों के बीच में घास या दलहनी फसलें उगा सको हो। यह पद्धति बंजर और पथरीली या भाई अनुपयोगी जो भूमि है उसमें ईंधन और चारा प्राप्त करने खातर भाई बहुत बढ़िया रहेगी। इस पद्धति के कई लाभ हैं, जिस तरह एक तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी, दूसरा पर्यावरण में सुधार हो जाएगा, भूमि में जल संरक्षण रहेगा, इमारती और जलाऊ लकड़ी भी अपना मिल सका है। कृषि उद्यान पद्धति भी है। इस पद्धति में भी भाई कृषि योग्य भूमि में फलदार पेड़ लगाने चाहिए, बीचों बीच कृषि फसल भी उगाई जा सका है और इस पद्धति में भाई जो खाद्यान्न है के साथ साथ कई डाल के फल प्राप्त हो सका है, जिस तरह भाई किसानों की जो आय है वो भी बढ़ सका है। और भाई कृषि वन उद्यान पद्धति भी है। इसमें क्या है कि भाई वन की वृक्षों और या फलदार वृक्षों को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह भाई कृषि उद्यान चरागाह पद्धति भी है। इस पद्धति में खेती वाली जमीन में जो है ना फलदार पेड़ों के बीच में कई डाल के चारे वाली फसलें उगा सको हो। तो भाई इस तरह जो है ना ये इसकी पद्धतियाँ हैं। तो भैया तो हमने बात करी कि जो कृषि विज्ञान वानिकी का मुख्य उद्देश्य या कई डाल की पद्धतियाँ, ये छोटी जानकारी भाइयों के साथ साझा करी। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी गले भाई कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।